बेटा, 2 पी बचे हुए हैं, एक पी गया, जो दोनों पी बचे कार्बन के वो दोनों पाई बनाएंगे, तो ये दोनों बॉन्ड्स होंगे बेटा, दोनों बॉन्ड बोथ पाई विल बी, बोथ पाई बॉन्ड्स कौन से होंगे बेटा, बोथ पाई बॉन्ड्स आर पी पाई कौन से होंगे बेटा, ये पी पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे, बोथ पाई बॉन्ड्स पी पाई है ना, ये पी पाई बताओ मुझे एक बार बताओ बेटा, यहाँ पर कार्बन कौन सी पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, तो उसका कौन सा ऑर्बिटल काम आ रहा है पाई बनाने में, 2p वाला, है ना। ऑक्सीजन भी कौन सी पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, तो उसका भी कौन सा काम आ रहा है, 2p वाला, तो मैं कहता हूँ ये बॉन्ड क्या कहलाएंगे, 2p पाई, क्या कहलाएंगे, 2p पाई, कार्बन का भी 2p और ऑक्सीजन का भी 2p पाई। अब एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, एक एग्जांपल लिया जैसे यहाँ पर SO2 का, बताओ SO2 का स्ट्रक्चर मुझे पता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। मैं बोलता हूँ इसका मैंने हाइब्रिडेशन निकाला, sp2 निकल के क्या निकल के आया, sp2 का मतलब एक S और 2 P गए, एक S और 2 P गए, इसका मतलब बच्चे कितने P, एक P बचा है, सल्फर के पास में एक P बचा हुआ है। ऑक्सीजन का ऑलवेज कौन सा काम आता है, P काम आता है, तो एक पाई बॉन्ड तो होगा 1 पाई विल बी, 1 पाई बॉन्ड विल बी, 1 पाई विल बी P पाई, कौन सा होगा बेटा, एक पाई तो P पाई होगा। सल्फर का कौन सा काम आएगा, 3p, क्योंकि थर्ड पीरियड का है। ऑक्सीजन का ऑलवेज कौन सा, 2p, तो एक पाई तो होगा 3p पाई 2p, एक पाई तो कौन सा होगा, 3p पाई है ना। और उसके बाद में एंड 1 पाई विल बी, 1 पाई विल बी, अब दूसरा पाई कौन सा होगा बेटा, एक और पाई बना हुआ है, तो अब सल्फर के पास से पाई p बचे क्या, नहीं बचे हैं, क्योंकि sp2 में 2 p जा चुके थे, एक p पाई बना चुका है, अभी भी पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में है, इसका मतलब वो पक्का सल्फर के D से बन रहा होगा, तो अब काम आएगा सल्फर का 3D पाई बनाने के लिए। और ऑक्सीजन का ऑलवेज कौन सा, 3D के बाद में 2p पाई, ऑक्सीजन का ऑलवेज 2p पाई, तो एक बॉन्ड होगा 3D पाई 2p पाई, एक बॉन्ड होगा p पाई। कभी ऐसे पूछते हैं ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एक p पाई मतलब p पाई बॉन्ड्स की संख्या बराबर है p पाई d पाई बॉन्ड से, तो SO2 इज एग्जांपल, इसमें एक p पाई है और एक p पाई है, दोनों एक एक है, बराबर संख्या में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ एग्जांपल ये आपने यहाँ पे लेट्स से बोला SO3 मॉलिक्यूल का, SO3 का स्ट्रक्चर बनाया S डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, तीनों स्ट्रक्चर बना दिए। इस स्ट्रक्चर में अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपने हाइब्रिडेशन निकाला, यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला आपने यहाँ पर, ठीक है, ये हाइब्रिडेशन निकाला आपने यहाँ पर, इसका हाइब्रिडेशन देखिए क्या है, sp2 का मतलब समझ रहे हो, एक S और 2 P गया, एक S और 2 P गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा ये है कि एक P बचा हुआ है, तो एक पाई तो यहाँ पे बनेगा 1 पाई विल बी, 1 पाई विल बी, एक पाई तो होगा बेटा कौन सा, 3p पाई 2p पाई, एक तो होगा 3p पाई 2p पाई, 3p सल्फर का 2p ऑक्सीजन का। अब बचे हुए दोनों पाई किससे होंगे बेटा, बचे हुए दोनों पाई किससे होंगे बेटा, बचे हुए दोनों पाई 2 पाई विल बी 3d पाई 2p पाई, 3d पाई 2p पाई, क्यों, क्योंकि अब सल्फर के पास में p बचे नहीं है, वो d ही बचे हैं, तो 2 पाई विल बी 3d पाई 2p पाई। आई बात समझ सभी को क्लियर, यस और नो, है ना, ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये तरीका है बेटा। एक एग्जांपल चलो और ले लो, यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लो, इसका ले एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया XgO4 का ले लो, चलो यहाँ पर मैं बोलता हूँ Xg डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा है, sp3 का मतलब ऑल पाई बॉन्ड्स विल बी, ऑल पाई बॉन्ड्स विल बी, इसके बेटा विल बी क्या होगा, d पाई p पाई, कैसे होगा बेटा, d पाई p पाई वाले पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि सारे p ऑलरेडी हाइब्रिडेशन में जा चुके हैं, वो तो HO बना चुके हैं, वो तो सिग्मा बना रहे होंगे या लोड पे रख रहे होंगे, पर ये सारे पाई तो बन रहे हैं सेंट्रल के D और ऑक्सीजन के P से, सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, d पाई क्या हो जाएंगे, d पाई p पाई। आई होप जो पॉइंट आ क्लियर, तीनों चीजें समझ में आई, कैसे आप बॉन्ड्स का आइडेंटिफिकेशन करोगे पाई बॉन्ड्स का। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे इसने पूछ लिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल p पाई एज वेल एज p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, होमवर्क कर लो, ये क्या आंसर बता दूं, आंसर आपको थोड़ी देर पहले बताया था, SO3 में एक p पाई है और 2 p पाई d पाई है, आंसर बस B है। CO2 में अभी अपने देखा बेटा दोनों p पाई है। XgO2F2 के अंदर बता, चलो XgO2F2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, XgO2F2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, है ना। XgO2F2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, निकालो हाइब्रिडेशन बेटा, हाइब्रिडेशन निकलेगा इसका जीनन का sp3d, क्या निकल के आएगा, sp3d, एक लोन पेयर और 4 सिग्मा और 2 पाई, है ना, एक लोन पेयर 4 सिग्मा 2 पाई, तो बेटा sp3d में लोन पेयर कहाँ था, इक्वेटोरियल पे, तो मैंने लगा दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ, ठीक है। अब मुझे लगाने बेटा 2 F और 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाने, बताओ मल्टीपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या लोन पेयर कहाँ रखते हैं sp3d में, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो मैंने क्या करा ऊपर नीचे एक्सियल पे तो लगा दिए F और 2 डबल बॉन्ड लगा दिए,
यही स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ऊपर नीचे डबल बॉन्ड ऑप्शन मत लगा देना, क्योंकि ऊपर नीचे लगाने का मतलब आपने मल्टीपल बॉन्ड को एक्सियल पे लगा दिया। मल्टीपल बॉन्ड ये लोन पेयर इक्विटोरियल पे लगाया जाता है sp3d ज्योमेट्री। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, नाम हो गया सीसॉ। क्या हो गया? सीसॉ ज्योमेट्री। XeO3 का स्ट्रक्चर जीरेंट, लोन पेयर यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये है, ये आप समझ में आया उस टेबल की इंपॉर्टेंस, कैसे स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए आसान हो रहा है। आंसर हो गया SO3 यहाँ पे। इसमें एक तो p पाई है और 2 p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, हाइब्रिडेशन इन ऑड, थर्ड वाला पाई p है ना, 3 वाले में क्या बोल रहे हो बेटा मानस? थर्ड वाले में भी पाई है, फोर्थ वाले में पाई बॉन्ड तो सारे ऑप्शंस में है, लेकिन पहले थर्ड वाले में दोनों के दोनों हाइब्रिडेशन निकल के आएगा इसमें 3D, तो दोनों पाई बॉन्ड जो है वो अपने आप में d पाई p पाई है। ठीक है, पहले वाले में दोनों p पाई है, और लास्ट वाले में दोनों तीनों के तीनों जो है वो p पाई d पाई है, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp से निकल के आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। हाइब्रिडेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है और अच्छे समझने के पर्पस से बहुत बढ़िया है। आप देखा ध्यान से, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में या रेडिकल्स में हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे? रेडिकल्स, चूंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो बेटा, मैं मान के चल रहा हूँ कि रेडिकल्स की नॉलेज या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की नॉलेज आपको है। रेडिकल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें रह जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उनको ऊपर रेडिकल्स बोलते हैं, है ना। CH3 डॉट, CF3 डॉट, ClO3 डॉट, NO2 डॉट वगैरह, ये सब एग्जांपल्स होंगे बेटा अपने आप इसके रेडिकल्स के। अब बात ये आती है कि इनमें हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है। सर हाइब्रिडेशन निकालने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्या मानूं? इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की तरह लेके चलूं, या इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं लोन पेयर नहीं मानूं? अगर लोन पेयर मानता हूं तो फिर मुझे इसको काउंट करना पड़ेगा हाइब्रिडेशन के अंदर, और अगर लोन पेयर नहीं मानता हूं तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा हाइब्रिडेशन के अंदर। तो वही बात है कि इसको आपको कब लोन पेयर मानना है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप कब एज अ लोन पेयर ट्रीट करोगे, कब इसको एज अ लोन पेयर ट्रीट नहीं करना है। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो लोन इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं बोलेंगे इसको अपन, ये लोन इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको अपन लोन पेयर नहीं बोलेंगे। पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लोन पेयर की तरह ट्रीट करना है हमें, कब कब करना है, कब नहीं करना है, वो देखना है। तो एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बोलता हूँ CH3 डॉट की, CH3 डॉट में अगर मैं बोलता हूँ बेटा 3 सिग्मा है, 3 कार्बन के साथ में 3 सिग्मा बने हुए हाइड्रोजन के बेटा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की 3 कार्बन के साथ में 3 सिग्मा, और लोन पेयर कितना है 0.5। ये 0.5 क्यों बोला बेटा? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को 0.5 बोलते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपन एक लोन पेयर मानते हैं, एक को क्या बोलोगे 0.5 बोलोगे। तो अब मैं बोलता हूँ अगर मैं यहाँ पर ऐसे स्टेरिक नंबर निकालता हूँ सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करके, तो 3 प्लस 0.5 क्या निकलेगा 3.5, और 3.5 के हिसाब से अगर आप देखो मैं, तो मैं हाइब्रिडेशन क्या बोलूंगा बेटा? हाइब्रिडेशन क्या बोलूंगा? sp2.5, क्योंकि 3 आता तो sp2 होता, 4 आता तो sp3 होता, लेकिन sp अगर HO की संख्या 3.5 निकल के आ रही है, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp2.5 के आसपास, जो कि पॉसिबल है या नहीं है? नहीं पॉसिबल है। इस प्रकार का कभी हाइब्रिडेशन आपने देखा ही नहीं होगा 0.5 के रिस्पेक्ट में। तो ये लोन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो गड़बड़, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को या तो पूरा छोड़ दें या इसको पूरा हम लोन पेयर मान के चले। तो कब हमें इसे पूरा छोड़ देना है, सिर्फ सिग्मा काउंट करने हैं, कब हमें इसे लोन पेयर की तरह मान करके काउंट करना है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 रूल्स है बेटा, 2 रूल यहाँ पे क्या है बेटा? रूल्स चेक। पहला रूल ये बोलता है कि अगर जो आपको रेडिकल दिया गया है उसमें सेंट्रल एटम की EN ज्यादा है साइड एटम से, अगर सेंट्रल एटम की EN साइड एटम से ज्यादा हो तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप एज अ लोन पेयर कंसीडर नहीं करोगे, उसको आप हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं करके चलोगे, सिर्फ सिग्मा काउंट करो और उसके बाद हाइब्रिडेशन दे दो। लेकिन अगर सेंट्रल एटम की EN कम रह जाती है साइड एटम से, साइड एटम की ज्यादा है और सेंट्रल की कम है, अगर पहला केस तो ये है बेटा कि सेंट्रल की ज्यादा हो साइड से, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंक्लूडेड इन द हाइब्रिडेशन। लेकिन अगर सेंट्रल की एटम की EN साइड एटम से कम रह जाती है, तो उस टाइम पे इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी आपको हाइब्रिडेशन में इंक्लूड करना है, मतलब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर मान करके आप इसको हाइब्रिडेशन में इंक्लूड करना और आंसर देना हाइब्रिडेशन का, उसी हिसाब से ज्योमेट्री वगैरह भी निकालना। जैसे एग्जांपल लिया बेटा CH3 डॉट का, बताओ CH3 डॉट में अगर आप देखोगे तो कार्बन से H की EN जो है ज्यादा या कम? मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पर अगर मैं देखो EN ऑफ कार्बन जो है और EN ऑफ हाइड्रोजन जो है, उसमें कार्बन की EN जो है सेंट्रल एटम की EN हाइड्रोजन से ज्यादा है, और सेंट्रल एटम की EN ज्यादा है, तो ये रूल 1 का हो गया है। और रूल 1 में लोन पेयर को, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ बेटा यहाँ पर सिग्मा कितने हैं 3, और लोन पेयर मैं यहाँ मान रहा हूँ एक तरह से 0।
क्या मान रहा हूँ 0। तो ऐसे में लोन पेयर अगर मैं यहाँ मान लो मतलब 0.5 मान लिया चलो, तो स्ट्राइक नंबर कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। और 3.5 को आप क्या मान लोगे इनडायरेक्टली 3 मान लो, क्या मान लो 3 मान लो, आप यहाँ पर इसको 3 मान लो। तो ऐसे केस में बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब भी 0.5 वाला, जब भी सेंट्रल एटम की ये साइड एटम से ज्यादा हो तो 0.5 हटा करके पहले वाली इंटीजर वैल्यू को ले लेना, 3.5 का 3 ले लिया, है ना। अगर साइड एटम की ये ज्यादा हो तो 3.5 को फिर नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू में 4 मान करके चलना, इस टाइम पे इसको 3 मान लेना। क्या मान लेना इस टाइम पे अपने को CH3 डॉट में 3 मान लेना है। और 3 मानने का मतलब ये है देयरफॉर हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा इसका sp2, क्या निकल के आएगा sp2। ज्योमेट्री आएगी ट्रायंगल प्लेनर, क्या निकल के आएगी ज्योमेट्री इसकी ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री निकल करके आएगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, है ना। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है CH3 है हाइब्रिडेशन, देखो CH3 है बेटा, हाइब्रिडेशन क्या है इसका sp2 माना, EN ऑफ कार्बन EN ऑफ S से ज्यादा है, ऐसा है तो फिर मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या पर निकालें 3 + 0.5 = 3.5। और 3.5 को मैंने क्या बोला बेटा 3 मान लो, क्या बोला इसको यहाँ पर 3 मान लो, ठीक है, क्योंकि EN यहाँ पर ज्यादा निकल के आ रही कार्बन की। अब 3 माना तो उसके हिसाब से हाइब्रिडेशन sp2 है, ज्योमेट्री आएगी ट्रायंगल प्लेनर। ट्रायंगल प्लेनर sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब समझ रहे हो बेटा, ये एक S ये वाला और दोनों P ये वाले, ये गए बेटा किसके अंदर, ये चले गए बेटा अपने आप में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के अंदर, sp2 में जा चुके हैं। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा वो किस में बचा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में या प्योर p ऑर्बिटल में। अरे प्योर p ऑर्बिटल के अंदर जिसका हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल की कैटेगरी में आएगा, इसको अपन अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल बोलेंगे, है ना। ये अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल है। अब अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल है तो इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ,